हाँ भी राधे राधे ना। अब देखो मैंने कहा था बिना टाइम गवाए अपन स्पीड से पढ़ेंगे, थके हुए आप भी हो, आपसे ज़्यादा मैं भी हूँ। बिना समय गवाए अपन पढ़ेंगे। दोस्तों अपन पढ़ रहे थे, थ्योरी क्लासेस चल रही थी। आज जो टॉपिक मैं लेकर के आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है थ्योरी क्लासेस के संदर्भ में। ये जो थ्योरी क्लासेस है ये रीड फर्स्ट लेवल वाले, रीड लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड में दोनों एसएसटी और साइंस वाले, और साथ में साइकोलॉजी का भी पार्ट है इसके अंदर, साइकोलॉजी भी इसके अंदर। ये टॉपिक जो है ना मनोविज्ञान के अंदर भी दे रखा है। तो तीनों चारों जगह से ये टॉपिक क्या हो जाएगा भाई आपका क्लियर हो जाएगा। आवाज़ हो तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना है, मेरी भी खराब है और गूंज भी रही होगी। दोनों चीज़ों को आप थोड़ा सा इतना सा समायोजन करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन भी नहीं है ना। तो साइकोलॉजी और रीड फर्स्ट लेवल साइंस और दोनों के अंदर क्या आ जाएगी, ये पूरी की पूरी चीज़ें आ जाएगी। ये आपको क्या करना है, पढ़ना। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, और बिना टाइम गवाए ये देखिए टॉपिक का नाम जो आपको अभी पढ़ना है, उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण जो है ये आपके दोनों लेवल के अंदर और साइकोलॉजी के अंदर भी है। ये क्या होता है उपचारात्मक शिक्षण, कैसे शिक्षा में आया था, इसके क्या उद्देश्य थे, गुण दोष विशेषताएं इसकी क्या थी, इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, सारा अपन अभी डिटेल में पढ़ लेंगे, है ना दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं कि उपचारात्मक होता क्या है। एक बात, ये उपचार होता क्या है दोस्तों। देखो उपचार का मतलब यदि सामान्य भाषा में समझो तो उपचार का मतलब क्या हो गया आपका, ठीक करना। क्या मतलब हो गया दोस्तों, ठीक करना। उपचार का मतलब क्या हो गया, जैसे कोई बीमार है, बीमार व्यक्ति का यदि आपने उपचार किया तो उपचार करने के बाद में व्यक्ति क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा, उसको सामान्य स्थिति में ले आना। अब हम कहते हैं कि उस व्यक्ति को सामान्य स्थिति में ले आना क्या कहलाएगा, आपका उपचार कहलाएगा। जो सब लोग हैं उसी तरीके से सामान्य स्थिति में उसको भी लेकर के आ गए तो वो क्या कहलाएगा, आपका उपचार कहलाएगा। अब आपको ध्यान रखना है दोस्तों, देखो उपचार से पहले निदान का होना आवश्यक है दोस्तों, निदानात्मक परीक्षण का होना आवश्यक है। निदानात्मक परीक्षण यदि आप नहीं लेते हो तो उसके बाद में उपचार कभी भी नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि जब तक आपको समस्या का पता नहीं चलेगा, जब तक आपको यही पता नहीं कि समस्या क्या है, तब तक आप उसका उपचार कैसे करोगे। पहले पता तो होना चाहिए ना। तो उपचार के लिए निदान होना जरूरी है, क्योंकि जैसे किसी व्यक्ति का भी सर दुख रहा है, आपको पता है कि उसका सर दर्द हो रहा है, तब आप उसको क्या दोगे, टेबलेट दोगे। लेकिन उसका सर दर्द हो ही नहीं रहा है तो ऐसे थोड़ी कि आज आप टेबलेट ले लो, आने वाले 10 दिन में आपका सर दर्द नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता दोस्तों। पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि निदान करना पड़ेगा, समस्या का पता लगाना पड़ेगा, फिर समस्या का क्या कर सकते हो, आप उपचार कर सकते हो। तो निदान के अंतर्गत क्या आता है कि समस्या का पता लगाना और इसके आधार पर इसका उपचार किया जाता है। तो ये ध्यान रखना, उपचार से पहले निदान का होना अनिवार्य है। हाँ, क्योंकि निदान के बाद में उपचार का होना जरूरी, क्योंकि समस्या होगी तो उपचार होगा। निदानात्मक परीक्षण तो जरूरी है लेकिन उपचारात्मक परीक्षण अनिवार्य नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना। निदानात्मक परीक्षण अनिवार्य है, उपचारात्मक परीक्षण शिक्षण अनिवार्य नहीं है, क्योंकि यदि निदानात्मक परीक्षण के दौरान समस्या का पता चलेगा तभी तो आप उपचार करोगे ना। जब समस्या है नहीं तो उपचार कैसे करोगे। तो ये तो अनिवार्य है, ये अनिवार्य नहीं है। आप देखिए ये उपचारात्मक जो शिक्षण है ना, मुख्य रूप से शैक्षिक क्रियाओं का होता है। कौन सी क्रियाओं का होता है दोस्तों, मुख्य रूप से जो होता है वह शैक्षिक क्रियाओं का। शिक्षण में यदि शैक्षिक क्रियाओं में यदि कोई समस्या आ रही है उसका हम क्या करेंगे, उपचारात्मक शिक्षण करेंगे दोस्तों। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, उपचारात्मक शिक्षण मुख्य रूप से तो शैक्षिक क्रिया का होता है, लेकिन यदि समय रहते सह शैक्षिक क्रिया का उपचार नहीं किया जाए तो बालक के अंदर अपराधी प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। कौन सी प्रवृत्ति विकसित हो जाती है भाई, अपराधी प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। आप मानिए कि आपके विद्यालय का एक बालक है, जो बालक विद्यालय देरी से आता है और उसकी मात्राओं की भी मिस्टेक है। 10 बजे का विद्यालय का समय है, वो 12 बजे तक विद्यालय में आ रहा है, दूसरी उसकी मात्राओं की भी मिस्टेक है। अब आप पहला काम क्या करोगे, मात्राओं की मिस्टेक सुधारोगे या उसको विद्यालय पे समय पर बुलाओगे। दोस्तों पहला काम अपन करेंगे, विद्यालय पर समय पर बुलाएंगे। क्यों, क्योंकि उसके अंदर यदि विद्यालय में उसको अभी से लेट जाने की आदत हो गई, समय पर देरी से पहुंचने की आदत हो गई, वो जीवन भर देरी पे पहुंचता रहेगा। उसके अंदर एक प्रवृत्ति कौन सी विकसित हो जाएगी, समस्यात्मक प्रवृत्ति विकसित हो जाएगी, जिसे हम अपराधी प्रवृत्ति कहते हैं। एक बालक है जो पढ़ने में होशियार है लेकिन आसपास के बालकों के बच्चों के बैग से कभी पेंसिल चुरा लेता है, कभी इरेजर चुरा लेता है, कभी शार्पनर चुरा लेता है, कभी स्लेट तोड़ देता है, कभी पेज चुरा लेता है कॉपी के। आप क्या करोगे, उस इंटेलिजेंट की तारीफ बाद में करोगे, जो कॉपी चुरा रहा है उसका दंड पहले दोगे उसको। क्योंकि बालक का यदि उस क्रिया का इलाज नहीं होना तो बड़े होकर के क्या बन सकता है, वो एक प्रकार का बड़ा अपराधी बन सकता है। दोस्तों मैंने आपको ये चीज बताई थी ना, मुख्य रूप से शैक्षिक क्रिया का होना चाहिए, साथ में शैक्षिक क्रिया का होना जरूरी है। एक चीज का आपको और ध्यान रखना है दोस्तों, ये जितने भी अपराधी हैं बाजार में, जितने भी अपराधी हैं, है ना, और ये जितने भी अपराधी हैं, इनके अपराधी होने के पीछे कहीं न कहीं थोड़ा बहुत योगदान जो है ना या शिक्षा व्यवस्था का भी है।
क्योंकि हर अपराधी कभी न कभी इस विद्यालय में गया होगा, विद्यालय में उसने ऐसी कोई न कोई गतिविधि की होगी जिसका समय पर निदान नहीं हुआ और उसका उपचार नहीं हुआ। इस वजह से अंदर वो प्रवृत्ति धीरे धीरे उसके अंदर बढ़ती गई और बालक क्या बन गया, आगे जाकर के अपराधी बन गया, चोर बन गया, मर्डरर बन गया, रेपर बन गया। ये कैसे बनते हैं? क्योंकि समय पर इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। इसलिए विद्यालय में मुख्य रूप से तो उपचार शैक्षिक क्रिया का करो, क्योंकि विद्यालय मुख्य रूप से होता ही शैक्षिक क्रिया के लिए, लेकिन शैक्षिक क्रिया का यदि आप समय रहते उपचार नहीं करोगे तो बालक के अंदर अपराधी प्रवृत्ति की विकसित होने की संभावनाएं बन जाती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, जितने भी अपराधी निकलते हैं ना वो कहीं ना कहीं कहां से निकलते हैं भाई, आपके विद्यालय से भी निकल सकते हैं, क्योंकि हर अपराधी कभी न कभी विद्यालय में रहता है। 100% बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत योगदान है। बहुत सारे तो है ना कारण से भी बनते हैं, नक्सली जो होते हैं ना वो कारण से बनते हैं, बाकी जितने भी होते हैं ना दोस्तों वो क्या बनते हैं, विद्यालय में रहे होंगे, कहीं कहीं संभावनाएं रही होगी। तो ये था उपचारात्मक शिक्षण की हल्की सी परिभाषा। अब बात करें भाई उपचारात्मक शिक्षण क्या है। दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण में जो आपका ये उपचार शब्द है ना, ये उपचार शब्द जो है वह संस्कृत से औषधि शास्त्र से लिया गया है। संस्कृत की कहां से लिया गया है दोस्तों? औषधि शास्त्र से लिया गया है। उपचार शब्द जो है, उपचार शब्द कहां से लिया गया है? औषधि शास्त्र से लिया गया है। और औषधि शास्त्र में इस उपचार शब्द का अर्थ होता है दोष दूर करना, दोष को दूर करना, दोष दूर करना। उपचार शब्द कहां से लिया गया? औषधि शास्त्र से लिया गया है। और औषधि शास्त्र में इस उपचार का अर्थ क्या होता है? दोष दूर करना, अर्थात जो समस्या है बालक में उसको ठीक करना। अब बात करते हैं भाई इसके सोपान क्या क्या होता है। यहां तक इसके अर्थ की बात आ गई कि इसके अर्थ क्या है, तो अर्थ सिंपल सा है, उपचार आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों इसके सोपान की, थोड़ा सा जूम कर लेता हूं, देखिए आप आराम से। सोपान, उपचारात्मक शिक्षण के सोपान बहुत ईजी है। उपचारात्मक शिक्षण के 5 प्रकार के सोपान बताए गए दोस्तों, 5 प्रकार के सोपान बताए गए। इन सोपानों को याद करने का मैं तरीका बताता हूं कि नीचे से ऊपर की तरफ याद करो, आपको जल्दी याद हो जाएगा। कैसे कि उपचारात्मक शिक्षण के यदि आप सोपान पढ़ रहे हो तो अंत में जो सोपान आएगा वो कौन सा आ जाएगा? आपका उपचार आ जाएगा। अंत में जो सोपान आएगा वो क्या आ जाएगा? आपका उपचार आ जाएगा। अच्छा, उपचार करने से पहले अपन क्या करते हैं? निदान करते हैं। तो उपचार से ऊपर क्या आ जाएगा? आपका निदान आ जाएगा। आप निदान कब करोगे? निदान यानी समस्या का पता कब चलेगा? कोई ना कोई परीक्षा लोगे, उससे तो समस्या का पता चलेगा ना। तो इसके निदान करने के लिए सबसे जरूरी है दोस्तों परीक्षण। परीक्षण आप कब लोगे? परीक्षण आप जब लगो जब बालकों को तैयारी का मौका दिया जाए। जैसे आज आप, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप रीट के फॉर्म आज भराए और कल आपकी परीक्षा हो जाए, नहीं। आज फॉर्म भराया जाएगा, सिलेबस दिया जाएगा, आपको तैयारी का उपयुक्त समय दिया जाएगा, आप उसमें अभ्यास करोगे, उसके बाद में आपका क्या लिया जाएगा? परीक्षण दिया जाएगा। तो परीक्षा लेने से पहले अभ्यास कार्य का होना जरूरी है। परीक्षण से पहले क्या हो जाएगा? आपका अभ्यास कार्य। और अभ्यास कार्य बालकों से आप कब कराओगे? जब आपने कुछ पढ़ा रखा होगा, जिसे हम कहेंगे शिक्षण। तो दोस्तों ये जो कहलाएंगे इस उपचारात्मक शिक्षण के क्या कहलाएंगे दोस्तों? सोपान कहलाएंगे। पहला सोपान क्या कहलाएगा? आपका शिक्षण। शिक्षण पहले बालकों को पढ़ाओ, पढ़ाने के बाद में अभ्यास कार्य, बालकों को कुछ अभ्यास कार्य दो, अभ्यास कार्य के बाद में क्या लो? परीक्षण दो, उनकी परीक्षाएं लो। परीक्षा लोगे तो समस्या का पता चलेगा, जिसे हम कहेंगे निदान कहेंगे। फिर उसका हम क्या कर देंगे भाई? उपचार कह देंगे। तो ये 5 के 5 क्या कहलाते हैं? आपके इसके सोपान कहलाते हैं। तो सबसे पहला सोपान शिक्षण, फिर अभ्यास कार्य, फिर उसके बाद में परीक्षण, फिर उसके बाद में निदान, फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा? आपका उपचार। ये इसके क्या कहलाएंगे दोस्तों? सोपान कहलाएंगे। सोपान नीचे से ऊपर की तरफ याद करना, आपको इजीली याद हो जाएंगे। इसके बाद अपन बात करते हैं इसके प्रकार की, भाई ये कितने प्रकार का होता है? भाई उपचारात्मक शिक्षण कितने प्रकार का होता है? देखिए उपचारात्मक शिक्षण 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है भाई आपका व्यक्तिगत, एक होता है आपका सामूहिक, और एक होता है आपका विश्लेषणात्मक। 3 प्रकार का उपचारात्मक शिक्षण होता है, विश्लेषणात्मक। अब देखिए व्यक्तिगत में क्या होगा? ऐसी कोई समस्या जो किसी एक बालक की व्यक्तिगत है, एक ही बालक की समस्या है और केवल उसी की है। जैसे आपकी क्लास में कोई एक बालक मात्राओं की मिस्टेक कर रहा है, अब इसका जो आप उपचार करोगे वो कौन सा कहलाएगा? आपका व्यक्तिगत कहलाएगा। सामूहिक में क्या हो सकता है? एक जैसी समस्याएं एक से अधिक बालकों की होती है। ये समस्या एक होनी चाहिए, एक से अधिक बालकों की। जैसे मान लीजिए कि 5वीं कक्षा का भी बालक है, वो भी एक मात्रा की मिस्टेक कर रहा है, चौथी क्लास में 2 बालक कर रहे हैं, छठी क्लास में 1 बालक कर रहा है। इन सारे बालकों को मिला करके जो उपचार किया जाएगा वो कौन सा कहलाएगा? आपका सामूहिक उपचार। देखो सामूहिक जो उपचार है, सामूहिक उपचार एक ही गलती के, यानी कि
एक ही समस्या के एक ही क्लास के एक से अधिक बालक हो सकते हैं, या एक ही समस्या के एक ही विद्यालय के अलग अलग कक्षा के बालक भी हो सकते हैं। ये दो बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है। फिर विश्लेषणात्मक के अंदर बात करें तो विश्लेषणात्मक का मतलब क्या हो गया, ऐसे कोई समस्या है जो बालक के पूर्व कक्षा की नहीं है, मतलब पूर्व कक्षा की तो नहीं है, पहले जो पढ़ाया था वो तो उस बच्चों को सब कुछ आता है, लेकिन वर्तमान अधिगम पर आधारित कोई समस्या है। किस पर आधारित है? वर्तमान अधिगम की कोई समस्या है, उसे जो हम कहेंगे विश्लेषणात्मक कहेंगे। कैसे? जैसे आप एक बालक को एलसीएम सिखा रहे हो, 9th क्लास में एक बालक को एलसीएम सिखा रहे हो। अब बालक 9th क्लास में एलसीएम सीख रहा है, बालक एलसीएम नहीं सीख पा रहा है। फिर आपने पता किया कि क्या इसके पीछे क्या कारण है, कि पहले की कक्षा 8वीं तक की जो गणित है ये इसको पूरी आती है कि नहीं आती है। फिर आप उसका ना जोड़ चेक कर रहे हो, उसे बाकी चेक कर रहे हो, उसका गुणा चेक कर रहे हो, उसका भाजक चेक कर रहे हो, उसको कोष्टक खोलना आता है कि नहीं आता ये चेक कर रहे हो, प्लस इंटू प्लस कितने होते हैं, माइनस इंटू प्लस कितने होते हैं ये चेक कर लो। बालक यदि इन सब चीजों का सही उत्तर दे रहा है ना, तब आप क्या करोगे, 8वीं कक्षा में जितना पढ़ा है वो इतना याद है, अब एलसीएम नहीं सीख रहा है ना गुरुजी, तो ये इस कक्षा का अधिगम है, वर्तमान अधिगम पर दिक्कत है, इसको पढ़ाने के तरीके में आपको चेंज किया जाना चाहिए। ये जो कहलाएगा आपका कौन सा कहलाएगा, विश्लेषणात्मक उपचार कहलाएगा, जो समस्या पूर्व की कक्षा की न होकर वर्तमान के अधिगम पर आधारित हो। तो 3 प्रकार के क्या होते हैं दोस्तों, आपके 3 प्रकार के क्या होते हैं आपके इसके उपचारात्मक शिक्षण के प्रकार है दोस्तों, व्यक्तिगत, सामूहिक और विश्लेषण, या मैंने लिखा है पूर्व की कक्षा का दोष न होकर के वर्तमान अधिगम पर आधारित होगा। इसके बाद में अपन बात करते दोस्तों इस उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या है, भाई ये उपचारात्मक शिक्षण क्यों किया जाता है, इस उपचारात्मक शिक्षण के करने के पीछे क्या क्या कारण है, मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले उद्देश्य की बात करें दोस्तों तो ज्ञान संबंधी त्रुटि को दूर करना, बालक के ज्ञान के संबंधित, जो बालक को पहले से ज्ञान है उसमें यदि कोई समस्या है तो उस त्रुटि को क्या करेंगे हम इसके द्वारा दूर कर सकते हैं। दूसरा आता है अधिगम संबंधी त्रुटि को दूर करना, बालक जो सीख रहा है सीखने में यदि बालक को कोई दिक्कत आ रही है, वहां पे कोई त्रुटि है तो उसको भी दूर किसके द्वारा किया जा सकता है, इसके द्वारा किया जा सकता है। फिर आता है कि कुशल प्रवृत्ति और मनोवृत्ति आधार पर ज्ञान देना, कुशल प्रवृत्ति और मनोवृत्ति के आधार पर ज्ञान देना। कैसे कुशल, आपने बार बार बालकों को निदान किया, बार बार उसकी समस्या का उपचार किया, तो बालक के अंदर जो प्रवृत्ति होगी कैसी होगी, कुशल होगी, बालक कुशल बनेगा, क्योंकि आप गलती की थोड़ी बहुत भी, त्रुटि की थोड़ी बहुत भी संभावनाएं नहीं छोड़ रहे हैं। ये भी इसका क्या कहलाएगा, उद्देश्य कहलाएगा। आदर्श रुचि दृष्टिकोण को समाज में समायोजित करना, जैसे आदर्श रुचि दृष्टिकोण से बालक को समाज में कैसे समायोजित करना। मान लीजिए कोई बालक है जो असमायोजित है, असमायोजित कैसे है कि आप किसी कक्षा के अंदर कोई चीज पढ़ा रहे हो, सारे बच्चे को समझ में आ रही है, एक एक बच्चे को नहीं आ रही है। अब एक बच्चे को नहीं आ रही है, वो अपने आप को असमायोजित महसूस करेगा, क्योंकि सबको आ रही है और मुझे नहीं आ रही है। तो आप उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा क्या करोगे, उस बालक की समस्या का समाधान कर दोगे, और फिर क्या करोगे, उसको भी सामान्य बालक की तरह बीच में बिठा दोगे, उसका समायोजन क्या हो जाएगा, उन बच्चों के साथ में हो जाएगा। तो आदर्श दृष्टिकोण के साथ में समाज में समायोजित करना, विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, विषय के प्रति इंटरेस्ट पैदा करने के लिए बालक क्या करता है, अध्यापक क्या करता है, उपचारात्मक शिक्षण करता है। मान लीजिए आप गणित विषय की बहुत समस्याएं आती थी, गणित विषय को पढ़ने में बालक बहुत कम इंटरेस्ट लेते थे। ये दिक्कत किसकी थी, गणित पढ़ाने वाले अध्यापकों की थी, क्योंकि वो सारे के सारे नियम सिद्धांतों के आधार पर परंपरागत तरीके से पढ़ाते थे, गणित पढ़ाने के नए तरीके लेकर के नहीं आए, इसलिए बच्चे धीरे धीरे नीरस होते चले गए, उनकी रुचि नहीं। गणित के विषय के अध्यापक पर निर्भर करती है कि वो किस विषय के अंतर्गत बालकों में कितनी रुचि पैदा कर सकता है। कोई भी सब्जेक्ट हो, आप बालक के अंदर इंटरेस्ट पैदा कर सकते हो, एक अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हो, तभी तो वो क्या लगेगा आपको, रुचिकर लग सकता है, अच्छा लग सकता है। हर एक टॉपिक क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, हर एक टॉपिक को आप क्या कर सकते हो, इंटरेस्ट की तरीके से पढ़ा सकते हो, बालक उसको आराम से पढ़ेगा। हीन भावना को दूर करना, हीन भावना को दूर करने का मतलब बालक के अंदर कोई हीन भावना है, किसी बच्चे को लेकर किसी प्रकार की कोई घृणा है, किसी द्वेष है, ऐसी हीन भावना को भी आप उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से दूर कर सकते हो। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर ज्ञान देना, ये तो बिल्कुल सामान्य सी बात होगी। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर ज्ञान कैसे दिया जाएगा, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर ज्ञान देने का मतलब हो गया दोस्तों की बालक को नियम के आधार पर, सिद्धांत के आधार पर, तथ्य के आधार पर ज्ञान देना क्या कहलाएगा आपका, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित ज्ञान देना। फिर तक प्रतिस्पर्धा का भाव विकसित करना, बालकों के अंदर एक दूसरे के प्रति कंपटीशन की भावना विकसित करना, ताकि बालक आगे क्या करे जा सके। आप जो कर रहे हो ना, आपके अंदर भी कौन सा भाव है, प्रतिस्पर्धा का ही तो भाव है ना। 15 लाख पेटे और 33,000 में अपनी जगह बनानी, ये क्या है, प्रतिस्पर्धा का भाव है। तो बालकों में ऐसी इसलिए आपके अंदर प्रतिस्पर्धा का भाव है, इसीलिए तो आप रात को 10 बजे बैठ कर क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो। कारण क्या है, कंपटीशन है, आपको जीतना है इसमें। तो जब प्रतिस्पर्धा का भाव आता है तो अधिगम अपने आप अधिक होने लग जाता है, बालकों के पास में ज्ञान अधिक बढ़ने लग जाता है। ये क्या कहलाएंगे दोस्तों, इसके उद्देश्य कहलाएंगे। इसके बाद में बात करें तो और भी बहुत सारे उद्देश्य हैं इसके, जैसे एक उद्देश्य इसका ये भी है आत्मविश्वास को बढ़ाना,
बालकों के अंदर आत्मविश्वास की वृद्धि करना। आत्मविश्वास की वृद्धि भी उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा की जा सकती है। सर्वांगीण विकास करना, ऑल ओवर डेवलपमेंट करना, ये तो नॉर्मल सी बात होगी। बालकों का सर्वांगीण विकास तो उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य भी एक मुख्य रूप से ये कि बालकों का सब कुछ डेवलप करना, सर्वांगीण विकास करना, यानी कि हर शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तीनों प्रकार के विकास को करना। कौन सा कहलाएगा? आपका सर्वांगीण विकास कहलाएगा। व्यक्तिगत कठिनाइयों को दूर करना, किसी बालक की यदि अपनी पर्सनल कोई समस्या है, उस समस्या का भी समाधान अपन किसके द्वारा कर सकते हैं दोस्तों? कई इसके उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा कर सकते हैं। व्यक्तिगत कठिनाइयों को दूर करना, कोई बालक नहीं सीख पा रहा है, अकेला नहीं सीख पा रहा है, किसी क्या दोष है, तो उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा व्यक्तिगत कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है। समय और शक्ति की बचत होती है। किसकी समय और शक्ति की? आपकी भी और बच्चों की भी। आप गणित पढ़ा रहे हो, एक बच्चा एलसीएम नहीं सीख रहा है, बार बार आपको एलसीएम के सवाल पूछ रहा है, आप उस बच्चों को समझाने के लिए बैठ रहे हो, तब तक दूसरे बच्चे निराश हो रहे हैं और आपके आधे घंटे का पीरियड पूरा हो जाता है और बच्चा एक टॉपिक को भी नहीं समझ पाता है। ऐसा बहुत लंबे टाइम तक चलता रहा तो परीक्षाएं पास आ जाएगी और आपका कोर्स नहीं होगा। फिर आप बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास लगाओगे, जल्दी बुलाओगे और विद्यालय में जल्दी जल्दी कोर्स कराओगे। समय क्या लग रहा है? अधिक लग रहा है, आपको मेहनत भी अधिक करनी पड़ रही है। लेकिन यदि आप उपचारात्मक शिक्षण उस बच्चों को पकड़ लोगे, वो क्यों नहीं सीख रहा है, उस कमी को पकड़ करके उस कमी को दूर कर दो, अलग ले जा करके व्यक्तिगत उपचारात्मक शिक्षण के दौरान, तो बच्चे भी वो पढ़ते रहेंगे, आपका कोर्स भी समय पर हो जाएगा, आपको मेहनत भी क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी। तो समय शक्ति की बचत। अपराधी प्रवृत्ति को सुधारना, ये बात मैंने आपको पहले बता रही कि उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा बालक में यदि कोई अपराधी प्रवृत्ति विकसित हो रही है, विद्यालय के अंदर कोई भी गलत काम कर रहा है, जैसे चोरी कर रहा है, किसी को मारपीट कर रहा है, देरी से आ रहा है, किसी भी प्रकार की अपराधी प्रवृत्ति यदि बालक के अंदर विकसित हो रही है, तो उपचारात्मक शिक्षण के दौरान उसको रोकी जा सकती है। हकलाने तुतलाने वाले बालकों की समस्या को दूर करना, ऐसे कोई बालक है जो हकलाते हैं, तुतलाते हैं, शब्दों को स्पष्ट नहीं बोल पाते, ऐसे समस्या को भी आप उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा दूर कर सकते हो। कैसे? आपकी देखो नौकरी लगेगी, गांव के अंदर लगेगी, आप गांव के अंदर जाओगे तो वहां पे बहुत सारे बच्चे, आपको विद्यालय में जाओगे, प्राइमरी लेवल पे जाओगे तो बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलेंगे जो हकलाते हुए या तुतलाते हुए बोलते हैं। भाई ये एक प्रकार की थेरेपी है, इनको एक टीचर चाहे तो सही कर सकता है। तो क्या होता है कि ध्वनि जो होती है अपने गले के अंदर से एक वायु बाहर निकलती है, वो वायु बाहर निकलते समय विभिन्न विभिन्न अंगों पर टकराती है, जिसे हम स्वर यंत्र कहते हैं। कोई तालू पर टकरा रही है, कोई दांत पर, कोई जीभ पर, कोई ओष्ठ पर, जिसे हम क्या करें? स्वर यंत्र कहते हैं। तो कभी कभी हकलाने और तुतलाने वाले बाल को क्या होती है, हवा यहाँ से तो निकलती है लेकिन वो किसी एक स्वर यंत्र को छूती नहीं है, सही स्पष्ट छू नहीं पाती है, इसलिए वो वहां पर अटक जाते हैं या स्पष्ट बोल नहीं पाते हैं। तो आप क्या करोगे कि पहले ये पता लगाओ कि कौन से स्वर यंत्र को उसकी हवा टच नहीं कर रही है, या तो तालू वाले शब्द को स्पष्ट नहीं बोल रहा है, कि ओष्ठ वाले शब्द को स्पष्ट नहीं बोल रहा है, कि दांत वाले नहीं बोल रहा है, कि नासिका वाले नहीं बोल रहा है। मान लीजिए कि वो तालू वाले शब्दों को स्पष्ट नहीं बोल पा रहा है, तो आप क्या करोगे कि तालू वाले शब्द, जो शब्द तालू के द्वारा बोले जाते हैं, उनकी एक पूरी की पूरी एक लाइन बना दोगे, एक पूरा का पूरा एक पैराग्राफ बना दोगे, और क्या दे दोगे? बच्चों को दे दोगे कि आपको क्या करना है, इसको बोलना है, प्रैक्टिस करनी है। बालक उस लाइन को बार बार दोहराएंगे और बार बार यदि उस चीज की प्रैक्टिस की जाती है दोस्तों, तो बार बार प्रैक्टिस करते करते क्या होता है, एक बार धीरे धीरे रास्ता भी साफ हो जाता है और वो हवा एक बार उसको क्या करेगी? छूने लग जाएगी। ये कारण है। मान लीजिए कोई यहाँ पे कोई लोग रह रहे हैं, यहाँ पे आम रास्ता, यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है, पहले दिन एक व्यक्ति यहाँ पे गया, दूसरे दिन दो व्यक्ति गया, महीने भर तक यदि बार बार व्यक्ति यहाँ पे जाते रहेंगे ना, तो एक दिन यहाँ पे क्या बन जाएगा? एक प्रकार का रास्ता बन जाएगा। तो बार बार कोशिश यदि आप करोगे ना, तो वो हवा एक बार क्या करेगी? वहां पे टकराने लग जाएगी और बालक स्पष्ट बोलने लग जाएंगे। तो ये समस्या का समाधान भी आप इसके द्वारा कर सकते हो, उपचारात्मक शिक्षण द्वारा कर सकते हो। भविष्य में गलतियों की संभावना कम करना, बालक अपने जीवन में इस प्रकार की गलती नहीं करे, इसके लिए आप उपचार करते हो। फिर अध्यापक सक्रिय तथा सकारात्मक रहता है, अध्यापक को भी इसमें इंटरेस्ट आता है, अध्यापक को अपने आप को एक वैज्ञानिक, अपने आप को एक डॉक्टर महसूस करता है कि मैं बालकों के अंदर ये परिवर्तन कर रहा हूँ। टीचर जनरली आलसी प्रवृत्ति के हो गए ना, इसीलिए उनको विद्यालय क्या लगता है? बोरिंग लगता है। लेकिन आपको ध्यान रखना, विद्यालय के अंदर आप जाते हो, यदि आप क्रिएटिव टाइप के दिमाग के होना, नई सोच वाले दिमाग के होना, तो आपके अंदर कभी भी ऐसी बातें नहीं आएगी दोस्तों। तो ध्यान रखना, मुख्य रूप से ये क्या कहलाएंगे? इसके उद्देश्य कहलाएंगे। ये इसके क्या कहलाएंगे भाई? उद्देश्य कहलाएंगे। उद्देश्य के बाद में दोस्तों अपन बात करें अभ्यास माला। अभ्यास माला, देखिए अभ्यास माला को यही से समझ लीजिए आप, है ना? अभ्यास माला, देखिए अभ्यास माला क्या होती है पहले समझिए। उपचारात्मक शिक्षण मुख्य रूप से शैक्षिक प्रक्रिया का होता है और शैक्षिक प्रक्रिया में बालकों का उपचार करने के लिए कई बार एक सीट को तैयार किया जाता है, जिसमें कई प्रकार के प्रश्न होते हैं। उस प्रश्नों के माध्यम से बालकों का उपचार किया जाता है। उस प्रश्नों की सीट को हम कहते हैं अभ्यास माला। तो अभ्यास माला कैसे बनती है, उसको बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस किस सोपान में वो बनती है, वो कहलाएगी आपकी अभ्यास माला। यानी बालकों का उपचार करने के लिए जो एक लेखा जोखा तैयार किया जाता है, जिसमें कुछ प्रश्न लिखे हुए होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? अभ्यास माला कहेंगे। अब देखिए अभ्यास माला में जो सबसे पहला काम करना है वो करना है आपको की गई त्रुटियों का विश्लेषण। बालक ने कितने प्रकार की त्रुटि की है, उन त्रुटियों का आप क्या कर दो? विश्लेषण कर दो। उन त्रुटियों को अलग अलग कर दो, क्योंकि एक बालक में कई प्रकार की त्रुटियां हो सकती है। उन त्रुटियों को आप क्या करो? अलग अलग बांट दो, अलग अलग तरीके से कर दो। अब आपने त्रुटियों का विश्लेषण कर दिया,
क्योंकि जैसे मान लीजिए एक बालक है जो मात्राओं की मिस्टेक भी कर रहा है, जिसको गणित में भी समस्या है, जो विद्यालय देरी से भी आ रहा है, बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। इनकी त्रुटियों को आपने क्या किया, बांट दिया। अब अलग एक बालक की जितनी भी त्रुटि है, त्रुटियों को क्या कर दिया, विश्लेषण कर दिया। मान लीजिए एक बालक में ये 3 त्रुटि है, इन 3 त्रुटियों को आपने अलग अलग कर दिया। दूसरे नंबर पर आपको काम करना है, हर त्रुटि की अलग अभ्यास माला बनानी है। अब देखिए ये बालक गणित में भी समस्या है, मात्रा में भी मिस्टेक है, चोरी भी करता है। अब जो अभ्यास माला जो बनेगी ना, इसकी अलग बनेगी, इसकी अलग बनेगी, इसकी अलग बनेगी। ऐसा नहीं कि सारी त्रुटियों की मिला करके आप एक ही अभ्यास माला बना दो, ये पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहला काम करना है त्रुटियों का विश्लेषण करना। तो हमने त्रुटियों का विश्लेषण कर दिया, फिर प्रत्येक त्रुटि की आपको अलग अलग क्या बनानी है भाई, अभ्यास माला बनानी है ना। तो अलग अलग त्रुटि की क्या बना दोगे भाई आप, अभ्यास माला बना दोगे। फिर आता है भाई हर माला में विविध प्रकार के प्रश्न। हर माला में क्या होते हैं भाई, अलग अलग प्रकार के प्रश्न होते हैं। प्रश्न जो है ना प्रत्येक अभ्यास माला में बना देना। हर अभ्यास माला में आपको हर तरह के प्रश्न डालने हैं, रुचि के आधार पर भी डालने, जिज्ञासा के आधार पर भी डालने, ज्ञान के आधार पर भी डालने, व्यवहारिक आधार पर भी डालने। हर आधार पर प्रश्न उसके अंदर एक अभ्यास माला के अंदर इंक्लूड करना है। तो दोस्तों 3 पैराग्राफ का मैंने अभी आपको बता दिए। सबसे पहले त्रुटियों को अलग अलग बांट दो, बांटने के बाद में हर त्रुटि की अलग अलग अभ्यास माला बना दो। फिर हर त्रुटि में अलग अलग प्रकार के आपको क्या डालने, प्रश्न डालने। फिर चौथे नंबर पर आपको काम करना है कि अभ्यास माला जो बनाओगे ना, वह शिक्षण सूत्रों के आधार पर बनेगी। यानी जो शिक्षण सूत्र है ना, सरल से कठिन, सामान्य से विशेष, उसके आधार पर आपको अभ्यास माला बनानी है। दूसरा ध्यान रखना है कि अभ्यास माला जो होती है वह परिवर्तनशील होती है दोस्तों। इसके अंदर चेंजेस करना पड़ सकता है कभी कभी, क्योंकि आप अभ्यास माला बना करके ले गए, बालकों की रुचि के आधार पर प्रश्न बना करके ले गए, फिर प्रश्न पूछते समय आपको पता चला कि ये तो प्रश्न उस बच्चे के इंटरेस्ट के ही नहीं है, इसमें बालक रुचि रखते ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा भाई, चेंजेस करने पड़ सकते हैं आपको ऑन द स्पॉट, है ना। तो ध्यान रखना इसके अंतर्गत। तो शिक्षण सूत्रों के आधार पर बनाई जाती है। ये कैसी होती है आपकी, परिवर्तनशील होती है। ये क्या कहलाएगी आपकी, अभ्यास माला कहलाएगी। अभ्यास माला मतलब उपचारात्मक करने से पहले एक लेखा जोखा तैयार किया जाता है जिसमें कुछ प्रश्न होते हैं, उसे अभ्यास माला कहते हैं। अभ्यास माला बनाने के लिए पहले त्रुटियों का विश्लेषण करना पड़ता है। त्रुटियों के विश्लेषण के बाद हर त्रुटि की अलग अभ्यास माला बनानी पड़ती है। फिर हर अभ्यास माला में अनेक प्रकार के प्रश्न मिलाने पड़ते हैं। प्रश्न जो होते हैं वो शिक्षण सूत्रों पर आधारित होते हैं। और अभ्यास माला कैसी होती है आपकी, परिवर्तनशील होती है। ये आपको किसमें ध्यान रखना है दोस्तों, इसके अंतर्गत ध्यान रखना है। फिर अपन बात करें दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। उपचारात्मक शिक्षण करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे गलती नहीं हो। सबसे पहला काम, प्रत्येक विषय में छात्र के स्तर जितना है वहां से शिक्षण शुरू करें। क्योंकि उपचारात्मक शिक्षण का पहला सोपान क्या है, शिक्षण करवाना। तो आपको शिक्षण कहां से शुरू करवाना है कि बालक का स्तर पहले कितना है, बालक जितना जानता है उससे आगे को आपको क्या करना है, पढ़ाना स्टार्ट करना है। जितना स्तर है वहां से आगे आप शिक्षण करना शुरू कीजिए। फिर प्रगति की सूचना हर हफ्ते देना। बालक के अंदर कितना परिवर्तन आ रहा है इसकी सूचना बालक को प्रत्येक हफ्ते मिल जानी चाहिए। क्योंकि देखो जैसे आपने हकलाने और तुतलाने वाले बालकों की अभी मैंने बात की थी, उनको एक सेंटेंस दिया मान लीजिए, तो हकलाने और तुतलाने वाला बालक उस सेंटेंस को पहले दिन 5 मिनट में पढ़ रहा है, 4 दिन तक 5-5 मिनट में पढ़ता है, 5वें दिन आकर के उसको 4 मिनट और 55 सेकंड में पढ़ रहा है, फिर उसके अंदर और परिवर्तन आ रहा है। तो बालक को आप सूचना दोगे ना तो उसको तो पुनर्बलन मिलेगा, एक प्रकार की अभिप्रेरणा मिलेगी। मान लो हकलाने और तुतलाने वाले बालकों को आप कहते हो कि देख बेटे पहले हफ्ते में इस सेंटेंस को तू 5 मिनट में पढ़ रहा था, अब इसी सेंटेंस को तू 4 मिनट में पढ़ पा रहा है। देख 1 मिनट में क्या आई गिरावट आई है ना, ऐसे ही पढ़ता रहे, एक दिन तू जैसे सामान्य बालक बोलते हैं वैसा बोल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। इससे बालक को अभिप्रेरणा मिलेगी, वो और मेहनत क्या करेगा, ज्यादा करेगा। तो प्रगति की सूचना आपको हर देनी चाहिए। हीन भावना न आए इसका ध्यान रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों आपके जीवन में। हीन भावना नहीं आए इसका आपको क्या रखना है भाई, बहुत ध्यान। बालक के अंदर हीन भावना नहीं आनी चाहिए। अब तो देखो जैसे सरकार ने शारीरिक दंड बंद कर दिया ना, उसके बाद में बालक में हीन भावना अधिक आने लगी। पहले इतनी हीन भावना नहीं आती थी। तो पहले क्यों नहीं थी, जैसे अपन जब पढ़ते थे ना कोई दिक्कत नहीं थी, हम पीटे हैं कल ये भी मार खाएगा, मतलब पूरी क्लास पीटती थी तो हीन भावना आने का सवाल ही पैदा नहीं था, सारे बच्चे मार खाएंगे। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता था, केवल एक भेदभाव जरूर होता था ना, लड़कों को तो जोर जोर से मारा जाता और लड़कियों को थोड़ा धीरे मारा जाता था। इसके अलावा अपने विद्यालय में कोई भेदभाव, दंड तो भी बराबर ही खाते थे। तो हमने अंदर हीन भावना आने का कोई सवाल ही नहीं था। लेकिन अब जो हो गया, अब क्या बच्चों को शारीरिक दंड मिलता नहीं है, तो शारीरिक दंड नहीं मिलता है तो क्या होगा कि मान लो किसी बच्चे ने 2 साल तक मार नहीं की है और एक उसी की गलती कर दी, अध्यापक ने उसको चांटा मार दिया, बालक के अंदर हीन भावना आ जाएगी, पूरी कक्षा के अंदर इसने मुझे मारा है ना, सारे बच्चों ने मुझे देखा। अपने आप को, जिसको आप सेल्फ रेस्पेक्ट कहते हो ना, सेल्फ रेस्पेक्ट के ऊपर ठेस लगना, यही हीन भावना है एक तरीके की। तो हीन भावना आ जाएगी बच्चे के अंदर, तो बच्चा आपके प्रति नफरत आ सकता है, आपके प्रति घृणा पैदा हो सकता है, आपको नुकसान कर सकता है। ये बालक जो होते हैं ना, टीचरों के
मैडम की स्कूटियों की हवा निकाल देते हैं हीन भावना के कारण, आपके मोटरसाइकिल को पंचर कर देते हैं हीन भावना के कारण दोस्तों। तो ध्यान रखना, ये हीन भावना यदि एक बार बच्चे के अंदर आ गई ना तो क्या कर सकता है बालक, एक बार यदि हीन भावना विकसित हो गई ना तो बालक को एक बार समस्यात्मक बालक बना सकती है दोस्तों, आपके प्रति उसका नफरत भी पैदा कर सकती है। जैसे ये जो आजकल के बच्चे सुसाइड करते हैं ना, आप देखते हो कि 10वीं क्लास के बच्चे ने सुसाइड कर ली, 12वीं क्लास के बच्चे ने सुसाइड कर ली। ये सुसाइड करने के पीछे भी कारण क्या है? बालकों के अंदर हीन भावना आ जाती है। हीन भावना कैसे आ जाती है? मान लीजिए 5 बच्चे मिलकर के तैयारी कर रहे हैं, 4 का सिलेक्शन हो गया, 1 का सिलेक्शन नहीं होना, जिसका सिलेक्शन नहीं होगा उसके अंदर हीन भावना आ जाएगी उनके प्रति कि इनका हो गया यार, मेरा नहीं हुआ, मुझे समाज वाले क्या कहेंगे, वो अपने आप को गिरा हुआ समझता है कि मैं इसके काबिल भी नहीं था, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, और तुरंत क्या कर जाता है, समय का अनियंत्रित होता है, वो क्या चढ़ जाते हैं, फांसी पर चढ़ जाता है। ध्यान रखना भाई, ये हीन भावना वाले जो लोग होते हैं ना वो कल्पना अधिक करते हैं, इसीलिए इसके अंदर हीन भावना आती है। कल्पना अधिक करने से भी आपके अंदर हीन भावना आ जाएगी, क्योंकि कल्पना अधिक करने का मतलब क्या है? आप अपने दिमाग को कह रहे हो कि मैं जीवन में ये करूंगा, दिमाग ने आपको कह दिया, फिर आप जीवन में वो काम नहीं कर पाओगे ना तो दिमाग आपको परेशान कर दिया कि तू कर ही नहीं पा रहा था, पहले मुझे बताया क्यों। जैसे आप रीट की तैयारी कर रहे हो, आपको पहले दिमाग को सपने नहीं दिखाने कि मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं वहां मेरी ज्वाइनिंग मिल गई, इतने पैसे आ रहे हैं, मैं यहाँ खर्च कर रहा हूँ, दिमाग को आपने तंग कर दिया। फिर भाई जब अपना सिलेक्शन नहीं होना, फिर दिमाग आपको परेशान करने लग जाएगा कि भाई तेरे पास में जब पैसे आने की संभावना थी नहीं, तूने मुझे सपने क्यों दिखाया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सारी चीजें चाहिए जो तूने मुझे बताई है। दिमाग आपको परेशान करने लगेगा ना, फिर आपके अंदर हीन भावना उत्पन्न होगी, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, क्या लग जाओगे, सुसाइड करने लग जाओगे। अरे जो आप लोग प्यार में जो सुसाइड करते ना भाई, लव में जो सुसाइड करते ना, उसके पीछे भी आपकी हीन भावना का कारण है। मैंने कहा ना, हर मनोवैज्ञानिक घटना, हर घटना के पीछे मनोवैज्ञानिक कारण है। वो कैसे कि मान लीजिए कि किसी 2 लड़के या लड़कियों के बीच में अच्छे संबंध है, वो काफी लंबे समय से साथ रह रहे हैं, लेकिन अचानक से क्या होगा, ऐसी कोई समस्या आगे जिनकी वजह से दूर होना पड़ा। दूर होना हीन भावना का कारण नहीं है दोस्तों। मान लीजिए कि कोई लड़का कोई लड़की इसको छोड़ करके चली गई, वो लड़का छोड़ करके चला गया, अब दूर हो गए ना, इससे कोई हीन भावना नहीं आ रही, वो सुसाइड नहीं करेंगे। लेकिन वो लड़का यदि मार्केट में गया है, जैसे गया और मार्केट में जाकर के देखा, अचानक उसकी नजर पड़ी कि वही लड़की किसी और लड़के के साथ में बैठ करके जा रही है, या वो लड़का किसी और लड़की को लेकर के जा रहा है ना, अब आपके अंदर क्या पैदा हो जाएगी? हीन भावना पैदा हो जाएगी। अब आप सुसाइड कर सकते हो, क्योंकि अब आपके समय का आपके नियंत्रण में नहीं है दोस्तों। यही कारण है, ये आजकल के जो बच्चे होते हैं ना, जनरेशन वाले, जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, उसके भी पीछे हीन भावना का कारण है। क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने हीन भावना अपनी गलती की वजह से अपन जीवन में से छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, अपन को पता ही नहीं चलता, और बालक के अंदर कब हीन भावना आ जाती है पता ही नहीं चलता। जैसे समझिए कि मान लीजिए कि आपने ये देखा होगा, घर के अंदर क्या होता है कि लड़कियां जो होती है ना, देर तक सोती रहती है, लंबे तक 11 तक 12 बजे तक भी सोई, पिताजी या माताजी उनको कुछ नहीं कहते कि सोने दो, ये बेटी है, कल दूसरे के घर चली जाएगी, है ना, वहां जल्दी उठना पड़ेगा। लेकिन लड़का यदि 7 बजे से बाद भी सो रहा है ना, तो घर वाले गालियों की बौछार कर देंगे, निठल्ला अभी तक पढ़ा है, दिन चढ़ गया था। कारण क्या है? हीन भावना आ गई, मैं भी तो बच्चा है। जब आप इक्वलिटी की बात करते हो, समानता की बात करते हो, कोई लड़की 12 बजे तक सोगी तो लड़का क्यों नहीं सोएगा? तो बच्चे के अंदर आपको लगता है कि ये नॉर्मल बात है, लेकिन बच्चे के अंदर हीन भावना उत्पन्न हो रही है धीरे धीरे आपके प्रति कि दीदी को तो जगाती नहीं है, मुझे जगा रहे हैं। बालक के अंदर क्या है? हीन भावना आएगी ना आगे जाकर के। इसी कारण की वजह से बच्चे आपके क्या नहीं करते, सेवा नहीं कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप आर्थिक स्थिति से सक्षम है, आपका बच्चा कॉलेज जा रहा है, कॉलेज में जाकर जाते वक्त कहा कि पिताजी अब मैं ऑटो में नहीं जाऊंगा, मुझे बाइक दिला दो, मैं बाइक लेकर के जाऊंगा। अब बालक क्या कर रहा है? बाइक लेकर के जाएगा कि मैं विद्यालय में बाइक लेकर के ही जाऊंगा। आपके पास में पैसे हैं, फिर भी आप उसको बाइक नहीं दिला रहे हो। आप कह रहे हो देख मैंने कमा करके गाड़ी ली है, तू भी कमा करके गाड़ी ली, तेरे पैसे शिक्षा के ऊपर जितने पैसा चाहिए वो मुझसे ले जा, मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन गाड़ी तो तुझे कमा करके लेनी पड़ेगी। बच्चे ने कहा चलो ठीक है। बच्चे के अंदर हीन भावना वहां से उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि उसको पता है कि पिताजी के पास में थे, फिर भी पिताजी ने मुझे नहीं दिए। अब बालक बड़ा हो गया, उसने पैसे वैसे कमाया, कार वार खरीद ली, अपना बंगला बंगला बना लिया ना। अब आप उसको कॉल करना बुढ़ापे में कि बेटा आना, अपना हॉस्पिटल जाकर क्या जाते हैं, मेरे घुटने दर्द कर रहे हैं। वो क्या कहेगा? हॉस्पिटल जाओ, आप हॉस्पिटल आप ऑटो करके चले जाओ, और वहां जाना, और आपके ट्रीटमेंट का जितना भी खर्चा है ना, वहां के पेटीएम या गूगल पे के नंबर बताना, जो मैं कर दूंगा यहाँ से। क्योंकि आपने उस वक्त शिक्षा के पेमेंट की बात की थी, मैं भी चिकित्सा के पेमेंट की बात कर रहा हूँ। इसके पीछे मनोवैज्ञानिक कारण है दोस्तों। तो ये दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें आपको क्या देती है? हीन भावनाएं आ सकती है। हीन भावनाएं आपके प्रति, टीचर के प्रति क्या करती है? नफरत पैदा कर सकती है। तो ये दोस्तों आपको इस चीज के बारे में ध्यान रखना है। रुचि स्तर आदि को केंद्रित रखना चाहिए। बालक का इंटरेस्ट क्या है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। सतत मूल्यांकन होना चाहिए, डेली मूल्यांकन, रेगुलर मूल्यांकन होना चाहिए। यदि सतत मूल्यांकन नहीं हो रहा है, निरंतर मूल्यांकन नहीं हो रहा है, तो बालक को निदान का पता नहीं चलेगा, समस्या का पता नहीं चलेगा। अध्यापक निदान में अनुभवी होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। यदि अध्यापक समस्या का उपचारात्मक शिक्षण में शिक्षण को क्या ध्यान रखना है? पहले निदान करने में एक्सपर्ट होना चाहिए, समस्या को पकड़ने में एक्सपर्ट होना चाहिए। समस्या को पकड़ने में एक्सपर्ट है, वो उपचार कर देगा। क्योंकि मैंने ये लाइन आपको कई बार बताई कि आपके जीवन में वही समस्या आती है जिसका समाधान आप स्वयं कर सकते हो। इसके पीछे बस कारण एक ही कि आपको समस्या की पहचान करनी आनी चाहिए। जब समस्या की सही पहचान कर पा रहे हो ना, उसका समाधान भी आप आराम से कर दोगे। यदि निदान में अनुभवी होना चाहिए। सपोज मानिए कि एक बच्चा 7 दिन से विद्यालय नहीं आया, 7 दिन से विद्यालय नहीं आया, तो आपने उस बच्चे को कहा कि 7 दिन कहाँ था? तो उसने कहा मैं ननिहाल में शादी के अंदर गया था। तो जैसे उसने कहा कि मैं शादी में गया था, तुरंत पास वाले बच्चे ने बोला कि गुरुजी कहीं नहीं गया था, कल तो गांव के बाहर खेल रहा था। यदि आप निदान में अनुभवी नहीं होंगे ना, तो तुरंत उस बच्चे को क्या दे दोगे? दंड दे दोगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है दोस्तों।
आप क्या करोगे, उस बच्चे को कहोगे कोई बात नहीं चल बैठ जा। आप उसके अभिभावकों से मिलोगे, पेरेंट्स से मिलोगे, वहां से पूछोगे तो आपका बच्चा 7 दिन से विद्यालय नहीं आ रहा है, ननिहाल शादी में गया था क्या, वो कहेंगे सर नहीं गया था, रोज बैग लेकर के निकल रहा है। आप कहोगे रोज बैग लेकर के निकल रहा है तो फिर कहाँ जा रहा है, बच्चे को वापस बुलाओगे, ये देखिए घर पे बात कर ली तो विद्यालय नहीं आ रहा था, 7 दिन से बैग लेकर तो जा रहा था, कहाँ जा रहा था। अब बच्चे ने बोला कि सर मुझे तो ये फलाना लड़का है जो मेरे में से 20 रुपए मांगता है, वो मैं विद्यालय पैसे लेकर के नहीं आता तो मुझे पीटता, मेरे पास में पैसे नहीं थे इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा चल ठीक है जाओ ऑफिस में। अब उस लड़के को बुलाओ जिसका उसने नाम लिया, उसको पूछो क्या तू उस बच्चे में से 20 रुपए मांगता है। यदि वो कहता है सर हाँ मैं मांगता हूँ, इसका मतलब ये हो गया कि बालक केवल विकट परिस्थितियों में झूठ बोल रहा है, जहाँ वो फंसता है वही झूठ बोलता है। और वो कहता है कि नहीं मैं नहीं मांग रहा हूँ, तो इसका मतलब ये हो गया बालक हमेशा झूठ बोल रहा है, झूठ बोलने की उसकी आदत जो है ना, प्रवृत्ति जो है विकसित हो चुकी है। दोनों का इलाज अलग अलग होगा, कभी कभी झूठ बोलता है और रोज झूठ बोलता है, दोनों का उपचार क्या होगा अलग अलग होगा। इसलिए आपको क्या होना चाहिए, निदान में अनुभवी होने चाहिए। निदान में यदि आप अनुभवी नहीं हो तो कोई मतलब नहीं। जैसे आप गांव में जाओगे आपकी ड्यूटी लगेगी ना, तो गांव के लोग आपको सूचनाएं देंगे कि आपके बच्चे क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हैं। आप सपोज मानिए कि गांव के अंदर और 5-10 लोगों ने आपको कहा कि गुरुजी आपके विद्यालय के 2-4 बच्चे हैं, 5-7 बच्चे हैं, वो क्या करते हैं उस तालाब के पास में जाते हैं, वहाँ सिगरेटें और ड्रिंक वगैरह कर रहे हैं, गुटखा तंबाकू वगैरह कर रहे हैं। आपने कहा कि ऐसा हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है। 2-4 दिन आपने निरीक्षण किया, आपको पता चला कि वास्तविकता में 5-7 बच्चे उधर जा रहे हैं। फिर आप भी एक दिन वहां चले गए, आपने अचानक से गए और जाते देखा कि बच्चे वास्तविकता में ड्रिंक कर रहे थे। आपको देख करके बच्चों ने ड्रिंक की बोतलें हटा दी, सिगरेट को नीचे डाल दिया, शरीर बन करके खड़े रहे। जनरली अपन ऐसा लोग करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि सर ने अभी तक नहीं देखा है। तो यदि आप निदान में अनुभवी होंगे ना, तो आप भी यही नाटक करोगे कि हाँ मैंने कुछ नहीं देखा है। आप करोगे बच्चे यहाँ क्या कर रहे हो, अच्छा घूम रहे हो, कोई बात नहीं घूमना भी चाहिए, बहुत अच्छा जरूरी, पढ़ाई चल रही है बढ़िया, बिल्कुल करना, चलो ठीक है बता स्कूल में कल, ऐसा कि आप निकल जाओगे। और निदान में अनुभवी नहीं होंगे ना, तो आप क्या करोगे, तुरंत जाकर के दमादम बच्चों को मारना शुरू कर दोगे। अरे गुरुजी आप अकेले हो, वहां पे 7 बच्चे है ना, उसका उपचार करने के चक्कर में उनका समय के अंदर अनियंत्रित हो गए ना, वो आपका उपचार कर देंगे। तो यदि आप निदान में अनुभवी हो तो क्या करोगे, पहले अपने एरिया में आ जाओ, मतलब अपने विद्यालय में आ जाओ, अब उन बच्चों को बुलाओ, अब उनका उपचार करो दोस्तों। तो ये निदान में अनुभवी होना जरूरी है। बालक का सक्रिय रहना जरूरी, बालक के अंदर निष्क्रियता नहीं आनी चाहिए दोस्तों। बालक को प्रोत्साहन देना चाहिए, बाल बालक को मोटिवेशन मिलना चाहिए कि तुझे तेरे अंदर चेंजेस आ रहे हैं। ये उपचारात्मक शिक्षण में आपको मुख्य रूप से किया रखना, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अंतिम इस टॉपिक का जो आता है दोस्तों वो है उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत विद्यालय में कौन कौन से क्रियाकलाप कराए जा सकते हैं जिससे उपचारात्मक शिक्षण हो सकता है। सबसे पहला समूह शिक्षण। यदि आप एक साथ बच्चों को पढ़ा रहे हो, समूह शिक्षण के द्वारा, ग्रुप टीचिंग के द्वारा भी बच्चों का उपचारात्मक शिक्षण कर सकते हो। व्यक्तिगत शिक्षण के द्वारा भी बालकों को व्यक्तिगत शिक्षा देकर भी आप उनका क्या कर सकते हो भाई, समाधान। मैंने कहा सामूहिक और व्यक्तिगत, यही तो हो गया ना, अपने पढ़ा था इसके प्रकार के बारे में। तो व्यक्तिगत शिक्षण और सामूहिक शिक्षण दोनों किसके अंतर्गत आते हैं, इसके अंदर सामान्य एवं विशिष्ट अभ्यास कार्य देकर के। सामान्य मतलब जो सारे बच्चों को दे रहे हो वो तो आपको देना ही है, लेकिन जो बच्चे का आप उपचार करो ना उसका कुछ अतिरिक्त दो। जैसे किसी बच्चे की हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है ना, तो सारे बच्चों को जो गृह कार्य मिल रहा है वो तो मिलेगा, लेकिन 2 पेज नकल करके आना, ये उसको क्या मिलेगा, अलग से कार्य मिलेगा। ये उपचार हो रहा है, ये कौन सा कार्य होगा आपका, विशिष्ट अभ्यास कार्य। तो समूह चर्चा, आप विद्यालय के अंदर बैठ करके जो समूह चर्चा करते हो उसके द्वारा, वाद विवाद के द्वारा है ना, गोष्ठियों के द्वारा, बालकों को प्रोजेक्ट कार्य, योजना कार्य देकर के, ग्रह कार्य देकर के, इनके माध्यम से आप बालकों का क्या कर सकते हो, समस्या का समाधान कर सकते हो। एक आता है आपका भी सहपाठी अध्ययन के द्वारा, एक साथ में जो बच्चे पढ़ते हैं, एक क्लास के जो बच्चे पढ़ते हैं उनके साथ में बैठा करके भी समस्या का समाधान कर सकते हो। कार्य पुस्तिका का प्रयोग, कई प्रकार के आप रिकॉर्ड रखते हो विद्यालय में, संचय अभिलेख वगैरह, तो इन रिपोर्ट के अनुसार, इन रिकॉर्ड के अनुसार भी आप बालकों का क्या कर सकते हो दोस्तों, समस्या का समाधान कर सकते हो। तो इन क्रियाकलापों के द्वारा आप समस्या का क्या कर सकते हो दोस्तों, समाधान कर सकते हो। मोटे मोटे तौर पर देखें तो ये आपका कहलाएगा दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण। तो इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है जिनको अपन ने इतनी सरल तरीके से और इतना बढ़िया तरीके से, इतनी आसानी से, आराम से क्या किया, इसको पढ़ लिया। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि सबसे पहले इसको क्या कहते हैं, उपचारात्मक शिक्षण। 1 मिनट रुकना, मैं थोड़ा सा साइज इसकी छोटी कर देता हूँ। इसका आपको क्या लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना। कि उपचारात्मक शिक्षण जो है दोस्तों वो औषधि शास्त्र से लिया गया। इसका मतलब होता है दोष दूर करना, ये निदान के बाद की प्रक्रिया है। ये 5 इसके सोपान है, शिक्षण, अभ्यास कार्य, परीक्षण, निदान और उपचार। इसके बाद में अपन बात करें तो ये जो है ना इसके कहलाएंगे, इसके भी आप ले लीजिए। सबसे पहले तो है ना आप इसका ले लीजिए, प्रकार का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 3 प्रकार होते हैं दोस्तों, व्यक्तिगत, सामूहिक और विश्लेषण, इसके प्रकार कहलाते हैं। अब इसके उद्देश्य का भी आप क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहे इसके उद्देश्य। उद्देश्य ना ज्ञान संबंधी त्रुटि दूर करना, आत्मविश्वास बढ़ाना, व्यक्तिगत कठिनाइयों को दूर करना, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित शिक्षा देना, ये सारे के सारे इनके क्या कहलाएंगे भाई, उद्देश्य कहलाएंगे। सारे उद्देश्य अपन ने पढ़ लिए थे। उसके बाद में अपन ने पढ़े थे अभ्यास माला। तो अभ्यास माला का भी ले लो भैया। अभ्यास माला में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आपको। अभ्यास माला किसे कहते हैं कि अभ्यास माला में की गई त्रुटियों का विश्लेषण करना, हर त्रुटि की अलग अभ्यास माला बनाना, हर माला में विविध प्रकार के प्रश्न डालना, शिक्षण सूत्रों के आधार पर बनाना और परिवर्तनीय होती है। अब इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इनका भी आपको क्या ले लो दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसके बाद अपन बात करें दोस्तों, ये बचता है आपके विद्यालय में इसके क्रियाकलाप कौन कौन से होते हैं, तो ये इसके क्या कहलाएंगे भाई, क्रियाकलाप कहलाएंगे, जिसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये था दोस्तों आपके उपचारात्मक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण अपन का यहाँ पे कंप्लीट होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 से 3 नंबर के प्रश्न सारे विषय में मिलाकर के इस टॉपिक से बैठते हैं दोस्तों। प्रैक्टिकली प्रश्न आते हैं, रीड के लिए इतना खास है, जितना अपना उपचारात्मक शिक्षण में आता है ना, वो मैंने सारा का सारा आपको पढ़ा दिया। इसके बाद में जाने की संभावनाएं नहीं बनती है। अब तैयारी करते रहिए दोस्तों। मैच मेरे बड़े फायदे है ना, मैं IPL को छोड़ करके है ना आपकी क्लास ले रहा हूँ, तो इंपॉर्टेंट मान लेना कि मेरे लिए उस मैच से भी ज्यादा आप इंपॉर्टेंट हो गए। बाकी मैं मर करके ना कभी कितना भी इंपॉर्टेंट हो, मैच देखना मेरा पहला काम है, वो छोड़ करके आपको पढ़ाने के लिए आया हूँ इतनी देर रात तक, तो मान लेना कि अब आप मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हो। तो अपनी तैयारी को और रफ्तार दीजिए और अच्छी तैयारी करेंगे। मिलते हैं अपन अगले नए टॉपिक के साथ में अगली क्लास में, जो और थोड़ी क्लास में पढ़ेंगे, टॉपिक को और क्लियर करेंगे। तब तक आप अपने आप को सुरक्षित रखिए, कोरोना से अपने आप को बचा करके रखिए, मास्क पहन कर रखिए, सोशल डिस्टेंस बना करके रखिए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।